देखिएगा फ्रेंड्स, तो आज हम आपको पूरी मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। इसमें आपकी दिल्ली सल्तनत काल भी आ जाएगा। पहले मध्यकालीन भारत से थोड़े आपका शुरुआत करता हूँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो दिल्ली सल्तनत से आते हैं हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और मध्यकालीन भारत भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए, मध्यकालीन भारत के बारे में बात करते हैं तो भारत पर जो सबसे पहले जो आक्रमण किया वो किसने किया? अरबों में। और अरबों में किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया 1712 ईस्वी में। और किस पर आक्रमण किया? जो सिंध पर आक्रमण किया। और उस समय सिंध पर किसका शासन था? दाहिर का शासन था। किसका शासन था? दाहिर का शासन था सिंध पर। तो सबसे पहले आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया, और इनका एक ही मकसद था भारत पर आक्रमण करना। एक तो धन वसूलना, और एक किसका? अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और धन धन को लूटना, भारत से धन को लूटना और अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना ही इनका काम था। उसके बाद जब मोहम्मद बिन कासिम के बाद आता है मोहम्मद गजनी, ये आता है गजनी। तो गजनी देखिए सीधे, इससे पहले जो 1932 में है वो अल्पतगिनी एक तुर्क सरदार ने, एक तुर्की सरदार था, एक तुर्क सरदार था, उसने किसने? एक तुर्क सरदार था, उसने गजनी साम्राज्य की क्या की? गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। 1932 में अल्पतगिनी एक तुर्क सरदार था जिसने गजनी साम्राज्य की स्थापना दी। इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 1972 से 1977 में पीरितगिनी नाम का एक व्यक्ति था। पीरितगिनी नाम का व्यक्ति था, इसने भारत पर आक्रमण किया। और उस समय भारत पर किसका शासन था? पंजाब की तरफ से आक्रमण किया। जैसे ये है तो इसने पंजाब के साइड से आक्रमण किया, और यहाँ पर पंजाब का जो शाही वंश का शासक था वो कौन था? जयपाल का शासन था। तो जयपाल ने इसको हरा दिया। उसके बाद जो अल्पतगिनी है इसका क्योंकि ये तो मर गया था इसका उत्तराधिकारी पीरितगिनी। इसके बाद इसका जो दामाद था सुबुतगीन, ये गद्दी पर बैठा, और इसके एक बेटा हुआ जिसका नाम था मोहम्मद महमूद गजनी। ये 1998 में गद्दी पर बैठा, और जब ये गद्दी पर बैठी, ये खुरसाना का शासक था। 1998 में ये गद्दी पर बैठा, और इसने भारत में खूब आतंक मचाया। इसने भारत पर खूब आतंक खुरसाना शासक था और भारत पर खूब आक्रमण मचाया। और इसने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। और इसके एक दो आक्रमण तो इतने धूर्त थे कि पूरे भारत को इसने रोन डाला था। इसने अपना पहला आक्रमण किया 1000 ईस्वी के, और 1000 ईस्वी में इसने कुछ आक्रमण किया और भारत के कुछ प्रदेशों को लूटा और वापस चला गया। और 1001 में फिर इसने भी पंजाब की तरफ से एंट्री ली, और वहाँ पर जो जयपाल था उसके साथ युद्ध लड़ा, और जयपाल को इसमें हरा दिया। जयपाल की इसमें हार हो गई। और इसका जो सबसे दूरगामी आक्रमण 1008 में इसने फिर आक्रमण किया, और जो थानेश्वर में चक्रा स्वामी की जो मूर्ति थी उसको तुड़वाया, और गजनी ले जाकर अपनी रंगभूमि में इसने रखवा दिया। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। इसलिए इसे मूर्ति भंजक भी कहते हैं, क्योंकि इसने चक्रा स्वामी की मूर्ति को तुड़वा दिया था और उसे अपने वहाँ पर ले जाकर। और इसका एक महत्वपूर्ण आक्रमण, मोस्ट इम्पोर्टेंट आक्रमण है इसका 1025 में सोमनाथ का टेम्पल, जो सोमनाथ मंदिर है वहाँ पर आक्रमण किया, और वहाँ से लाखों करोड़ों की संपदा को लेकर ये चला गया। जब ये जा रहा था तो 1027 में जाटों ने इसके इसकी संपत्ति को लूट लिया। तो ये जाटों से बदला लेने 1028 में इसने जाटों के विरुद्ध 1027 में ही इसने जाटों के विरुद्ध क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और 1030 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके साथ कुछ लेखक आए थे, जैसे अलबरूनी आया था। अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तहकीक ए
हिंद नामक पुस्तक भी अलबरूनी ने लिखा था, उल्बी आया था तथा फैरुखी आया था। इस प्रकार के इसके साथ लेखक आए थे। जैसे 1030 में इसकी मृत्यु हो गई, इसके बाद आता है मोहम्मद मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी आता है। मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले 1175 में भारत पर आक्रमण किया और इस 1175 ने इसने किसके विरुद्ध, मुल्तान के विरुद्ध आक्रमण किया। उसके बाद इसने 1178 के अंदर भारत पर आक्रमण किया और कहाँ पर, पाटन गुजरात के अंदर, पाटन गुजरात के अंदर आक्रमण किया और वहाँ पर भीम द्वितीय का शासन था। भीम द्वितीय का शासन था और भीम द्वितीय ने इसको बहुत ही बुरी तरह से पराजित किया। मतलब इसमें भीम द्वितीय की विजय हुई। फिर इसने 1191 में भारत में, ये इसके 3 इम्पोर्टेंट युद्ध आते हैं फिर भारत में इसके बाद, 1191, 1192 और 1194। ये तो आपको तराइन का फर्स्ट वार का पहला युद्ध, ये तराइन का दूसरा युद्ध और इसको कहा गया चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध ये किसके साथ लड़ा, इसने लड़ा पृथ्वीराज चौहान के साथ प्लस गौरी। इसमें किसकी विजय हुई, पृथ्वीराज चौहान की। इनका साथ दिया था इसमें जयचंद ने इसका साथ दिया। उसके बाद हुआ फिर इसी का ही, लेकिन इसमें जयचंद ने साथ किसका दिया, गौरी का, और पृथ्वीराज चौहान को इसने मार दिया। उस तीसरा युद्ध इसने जयचंद के विरुद्ध कर दिया और जयचंद और गौरी के बीच में हुआ, जिसमें जयचंद की हार हुई और गौरी जीत गया। और 1206 में इसकी मृत्यु हो गई, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। जो ये इसने जो प्रदेश जीते वो अपने किसको सौंपता हुआ चला गया, गुलाम को सौंपता चला गया। ठीक है, गुलाम उस समय ये अपने सेनापति को कहते थे। तो जैसे ही हमने देखा कि इसने 1206 में उसकी मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई और उसने अपने जीते हुए प्रदेश अपने गुलाम को दे दिए। तो उसके में उसका गुलाम था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिए। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया और यहीं से ही कौन सा काल शुरू होता है, आपका सल्तनत काल की यहीं से शुरुआत हो जाती है। 1206 से लेकर 1210 तक किसका रहेगा, गुलाम वंश। यहीं से गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। इसे ही क्या कहा जाता है, सल्तनत काल। गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ होगा, जब ये मरा तो 1206 में इसका राज्याभिषेक हुआ। और इसने अपनी राजधानी क्या बनाई, लाहौर इसने राजधानी बनाई और कुतुब मीनार की नींव डाली। जो सबसे बड़ी ऊंची मीनार है उसकी नींव किसने डाली, कुतुब मीनार ने। और इसने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, कुवैत उल मस्जिद का निर्माण भी इसी ने करवाया। कुवैत उल मस्जिद का निर्माण करवाया। 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया। ये सब किसने निर्माण करवाया, ऐबक ने। और एक दिन ये क्या खेल रहा था भैया, चौगान खेल रहा था। तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। इसके समय में जो नालंदा विश्वविद्यालय इसके जो सेनापति था, कौन था इसका सेनापति का नाम था, बख्तियार खिलजी। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, मतलब उसको नष्ट कर दिया था। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठा है। ये एकदम निठल्ला शासक था। कोई राज्य से कुछ भी मतलब नहीं था, अपना नशा मदिरा करता था। तो इसकी जो हत्या कर दी 1211 में इल्तुतमिश, जो इसका दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था, उसने आराम शाह की हत्या कर दी और खुद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया। 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, और इसने भैया बहुत ज़्यादा काम किए। इसने 40 गुलाम सरदारों का
गठन किया। मतलब कि इसका मतलब ये इसने सरदारों का, ठीक है, मतलब कि ये 40 सिखों की एक फौज थी, मतलब एक टुकड़ी थी जो मतलब कि जिसके अंदर बहुत ही प्रभावी सैनिकों को भर्ती किया जाता था। इसने सर्वप्रथम दिल्ली के अंदर अमीरों का दमन किया था, अमीरों का दमन किया था, और इसी ने ही कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था, मीनार का निर्माण पूरा करवाया था, ठीक है। अब जब ये इल्तुतमिश की मृत्यु हो रही थी, तो इसके बाद इसका जो बेटा है रुकुद्दीन फिरोज वो गद्दी पर बैठने लगा। तो इसकी जो बेटी थी नहीं, इल्तुतमिश की जो बेटी थी, जिसका नाम तो आपको पता ही होगा, रजिया, वो जब इसका पिता बीमार था और इसका बेटा गद्दी पर बैठ रहा, तो ये पिता के पास गई, कहा कि पिताजी मैं क्यों नहीं गद्दी पर बैठ सकती। तो इसके पिता ने कहा तुम बैठ सकती हो। तो इसने इस रुकुद्दीन फिरोज को हटाया और खुद जाकर गद्दी पर बैठी, और इसने 1236 से 1240 के बीच में गद्दी पर रही। और 1240 के अंदर कैथल के अंदर, हरियाणा के जो कैथल है वहाँ पर इसकी हत्या किसने कर दी, डाकुओं ने कर दी, क्योंकि गैर जो अमीर और तुर्क थे उनका दमन करने लग गई थी, ठीक है, इसलिए इसकी हत्या कैथल के अंदर डाकुओं ने कर दी। अल्तुनिया, जिसने पहले अल्तुनिया के साथ विवाह किया, अल्तुनिया के साथ इसने विवाह कैसे किया, अल्तुनिया ने इसको पहले ही 1240 के अंदर रजिया को गिरफ्तार कर लिया, इसको पद से हटा दिया। तो ये इसने सोचा क्यों ना अल्तुनिया से विवाह करके ही पद को वापस प्राप्त कर लिया जाए। इसने अल्तुनिया से विवाह किया, लेकिन और युद्ध लड़ा, लेकिन आखिर में 1240 में ही कैथल के अंदर इसकी हत्या कर दी। इसके बाद बहराम शाह गद्दी पर बैठता है, लेकिन उसकी भी हत्या कर दी जाती है षड्यंत्र के द्वारा। फिर नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया जाता है, और नसीरुद्दीन महमूद को बलबन नाम का व्यक्ति था, उसने अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। और इसने नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को अलगू खां की उपाधि दी, अलगू खां की उपाधि इसे सम्मानित किया, ठीक है। बलबन का नाम तो आप सभी जानते हो, इसने रक्त व लोहो की नीति अपनाई, सिजदा व पाबोस की नीति अपनाई, सिजदा व पाबोस की नीति समझते हो, मतलब कि जब ये आता था तो सभी दरबारी नाड़ झुकाकर खड़े हो जाते। इसने लोह व रक्त की नीति अपनाई, जो भी कोई गलत काम करता था उसको सीधा मृत्युदंड दे देता था, ठीक है। इसने नवरोज उत्सव मनाना शुरू किया। इसके अंदर इसके जो टाइम था राज्य का, उस समय दो प्रसिद्ध कवि हुए थे, अमीर खुसरो व अमीर हसन, ठीक है। और जो लास्ट जो गुलाम वंश का जो शासक था वो था सैमुद्दीन कैमूर। तो शायद ये आपको समझ में आया होगा। आगे दिल्ली सल्तनत काल का एक एक वंश के हम वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।